जी हाँ, जाति पूछेंगे जनता की, इसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। सर्वदलीय बैठक कभी भी हो सकती है और सभी दल मिलकर तय कर लेंगे कि जातीय जनगणना बिहार सरकार कैसे करे अपने खर्चे पर, और उसके बाद निर्णय ले लिया जाएगा, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपसे पूछने आएंगे सरकार के आदमी कि भाई आपकी जाति क्या है और उस जाति में आपकी उपजाति क्या है। सब कुछ हिसाब किताब रखना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है जातीय जनगणना सियासी दलों के मुताबिक। लेकिन सवाल यही है कि बिहार जैसे गरीब राज्य में जातीय जनगणना क्या इतना ज़रूरी है और इससे क्या गरीबी दूर हो जाएगी या सिर्फ ये सब कुछ सियासत के लिए हो रहा है। सियासत भी ज़रूर होती है, लेकिन सबके बीच सवाल हाल ही में नीति आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट को लेकर भी है। हाल ही में नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में गरीबी के मामले में बिहार को नंबर 1 बताया था। करीब 52% आबादी बिहार की गरीब है। अब इन गरीबों की गरीबी दूर कैसे होगी? इनकी जाति का हिसाब लेकर या इनके लिए सही मायने में योजनाओं पर खर्च कर? जवाब आप तय कीजिए। हालांकि नेताओं को लगता है कि गरीबों की जाति का पता चलते ही इनकी गरीबी छूमंतर हो जाएगी। भले ही इनकी गरीबी दूर करने के नाम पर खर्च किए गए 80,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब ना हो, भले ही 80,000 करोड़ के हिसाब किताब पर सरकार कोई जवाब ना दे, लेकिन एक एक जाति का हिसाब जरूर लेगी। कास्ट ही खाली बोलेगा, कास्ट नहीं बोलेगा। तो सब कास्ट और कास्ट ये हर तरह से पूरे तौर पर देखना ताकि ठीक ढंग से वो एक एक चीज़ के लिए हमने कहा भी है, लोगों को बात भी किया है, लेकिन इन सब चीज़ों पर अभी नहीं कुछ कहेंगे कि क्या क्या किया जाएगा। सिर्फ मीटिंग हो जाएगी, उसी मीटिंग में कुछ बात को रखेंगे और सब की सहमति से जो बात निकलेगी उसी का सरकार की तरफ से फिर जो तरीका होगा इसके मैंने कास्ट बेस सेंसस का, उसके बारे में पूरे तौर पर ऐलान किया जाएगा। तो अब तो हम वेट कर रहे हैं कि तो जितनी जल्दी उनकी भी सहमति आ जाएगी, तो जैसे ही आ जाएगी तब सबकी सहमति से एक डेट तय करेंगे और पूरा डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। हमको नहीं लगता किसी तरह की असहमति की कोई गुंजाइश। जानते हैं ना कि उसकी जो रिपोर्ट आती है कैबिनेट से होकर के सीधे जाता है, वो हाउस में सबमिट हो जाता है विधानसभा विधान परिषद और उसके बाद वो प्रकाशित होता है। तो जब प्रकाशित हो जाता तो उस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं करते। उस पर जो प्रॉपर काम है, एक्शन है, उस पर जो कमेंट है वो उपयुक्त ढंग से दिया जाता है। इस तरह से कोई कमेंट नहीं किया जाता। उनकी रिपोर्ट है तो रिपोर्ट तो उनकी आई। तो एक एक जाति का हिसाब लेकिन 80,000 करोड़ के हिसाब पर कोई जवाब नहीं देंगे। जनता से जुड़े कई मुद्दे मसलन गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर विपक्ष और सरकार आपस में लड़ते रहते हैं, आप देखते हैं, और जमकर सियासत होती है। लेकिन जाति की बात आते ही बिहार में सभी एक हो जाते हैं। जातीय जनगणना के मुद्दे पर सीएम नीतीश और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक साथ खड़े नजर आते हैं और अब सीएम ने बयान दे दिया है कि कभी भी सर्वदलीय बैठक बुलाकर जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया जाएगा और एक एक जाति का हिसाब लिया जाएगा। प्रिंसिपल तो पहले ही से हम लोग बार बार कह रहे हैं, लेकिन हम तो इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग करना चाहते हैं कि इसके बारे में सब लोगों की समझ बहुत साफ होनी चाहिए कि हम किस तरह से करेंगे सेंसस। सब लोगों की राय और उसके बाद जो कुछ भी हो रहा, हम खाली आपको इतना ही बता देते हैं कि इसके बारे में कैसे करना है, किस प्रकार से करेंगे, किस माध्यम से करेंगे, सब पर हम पूरी तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन जब तक सबकी राय हो जाएगी और जो कुछ भी हो रहा है उसको बताएंगे उसी मीटिंग में और उसके बाद उसको फाइनल करेंगे, तो ऑल पार्टी की एक राय होगी, उसी के आधार पर सरकार उसको ऐलान कर देगी निर्णय लेकर। तो यही है तरीका, पूरी बात है, हो जाना चाहिए। हम लोग इसके पक्ष में, ये सबको फायदा होगा, ये बहुत ठीक चीज़ है। हम लोग जो करेंगे, एक ही बात आपको बता देते हैं, वो ऐसा करेंगे कि कोई मिस नहीं करेगा, बहुत ही ठीक ढंग से करवाएंगे। आप जानते ही ना हैं, बहुत लोग सब कास्ट ही खाली बोलेगा, कास्ट नहीं बोलेगा। तो सब कास्ट और कास्ट ये हर तरह से पूरे तौर पर देखना ताकि ठीक ढंग से वो एक एक चीज़ के लिए। बहुत लोग सब कास्ट ही खाली बोलेगा, कास्ट नहीं बोलेगा। तो सब कास्ट और कास्ट ये हर तरह से पूरे तौर पर देखना
ताकि ठीक ढंग से वो एक एक चीज़ के लिए हमने कहा भी है, लोगों को बात भी किया है, लेकिन इन सब चीज़ों पर अभी नहीं कुछ कहेंगे कि क्या क्या किया जाएगा। सिर्फ मीटिंग हो जाएगी, उसी मीटिंग में कुछ बात को रखेंगे और सब की सहमति से जो बात निकलेगी उसी का सरकार की तरफ से फिर जो तरीका होगा इसके मैंने कास्ट बेस सेंसस का, उसके बारे में पूरे तौर पर ऐलान किया जाएगा। तो अब तो हम वेट कर रहे हैं कि तो जितनी जल्दी उनकी भी सहमति आ जाएगी, तो जैसे ही आ जाएगी तब सबकी सहमति से एक डेट तय करेंगे और पूरा डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। हमको नहीं लगता किसी तरह की असहमति की कोई गुंजाइश। केंद्र सरकार ने पहले ही इनकार कर दिया है कि जाति जनगणना संभव नहीं है। बिहार सरकार अब अपने खर्चे पर जाति जनगणना करवाएगी, ये फैसला लिया गया। लेकिन केंद्र में जो बीजेपी और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जाति जनगणना संभव नहीं, उस बीजेपी के लिए अब असमंजस की स्थिति हो गई है कि केंद्र में तो हम इनकार कर रहे हैं, जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। बिहार में बीजेपी सहयोगी पार्टी है और सरकार में बड़ी पार्टी है, तो अब क्या करें। नीतीश कुमार ने कहा भी कि सर्वदलीय बैठक के लिए सभी को कहा गया है, अब बीजेपी के जवाब का इंतजार है। तो बीजेपी क्या करेगी और क्या इन सब के पीछे वाकई जाति जनगणना कराकर एक सही दिशा में बिहार को ले जाने की कोशिश होगी, गरीबी दूर होगी, शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर होंगे, या फिर सब कुछ सियासत के लिए। मंडल आयोग से लेकर अब तक जातियों के इर्द गिर्द सियासत को घूमते हुए इस देश ने, इस राज्य ने देखा है। तो क्या एक और जातीय ध्रुवीकरण की कोशिश होगी, इसे समझते हैं। और कैसे ये कोशिश सियासत की भी हो सकती है, इसे जानिए। और कैसे ओबीसी वोट बैंक के लिए भी कोशिश हो सकती है, ओबीसी वोट बैंक की सियासत भी इसके पीछे आप कह सकते हैं। क्योंकि जाति जनगणना में आदिवासियों दलितों के आकलन में फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि ये आंकड़ा तो हर जनगणना में सामने आता ही है। आदिवासियों यानी आदिवासियों और दलितों, SC ST की गिनती हर जनगणना में होती है। अब जातीय जनगणना से क्या होगा फिर? तो अपर कास्ट और ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग की जातियों की संख्या सामने आएगी, बढ़ने घटने की संभावना होगी। और इसी आधार पर अब सियासी दल तय करेंगे कि अति पिछड़ा, अन्य पिछड़े या अपर कास्ट की कितनी संख्या है, और उसके लिए वो राजनीतिक गोटी सेट करेंगे। हम आपको बता दें कि अति पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अब तक आयोग का पुनर्गठन नहीं किया गया बिहार में। जो राजनीति की बात होती है, और कहा तो जाता है कि अति पिछड़ा और अन्य पिछड़ा के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति घूमती है, लेकिन यहां पुनर्गठन 6 सालों से नहीं हुआ है। अब जातियां कितनी हैं ये आपको बताते हैं। 200 जातियां हैं बिहार में, 144 जातियां ओबीसी के तहत आती हैं, 113 जातियां अति पिछड़ा वर्ग और 31 जातियां पिछड़ा वर्ग के तहत आती हैं। अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य आयोग वर्तमान में सक्रिय नहीं है। तो एक तरफ तो सियासत, लेकिन 6 सालों से पुनर्गठन तक नहीं हुआ। और क्या करता है आयोग? ओबीसी के लिए 27% आरक्षण में गड़बड़ी पर आयोग कार्रवाई करता है, और बिना आयोग गठन के ओबीसी की हितैषी होने का दावा कैसे है? तो जाति और सियासत की कहानी बहुत पुरानी है, इसे भी समझिए। और जातीय जनगणना के पीछे जातियों के हिसाब से, संख्या के हिसाब से, जातियों के हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से लाभ दिलाने का तर्क दिया जाता है कि मंडल आयोग के बाद देखिए पिछड़ों को आरक्षण मिला, लेकिन सत्य ये है कि अभी भी पिछड़ों के आरक्षण से कई जातियां वंचित हैं। मंडल आयोग के हिसाब से केंद्रीय सूची में पिछड़ी जातियों की संख्या 2633 है। आरक्षण लागू होने के इतने दिनों बाद भी कई जातियों को, पिछड़े वर्ग के कई जातियों का इसका लाभ नहीं मिला। 1000 से अधिक जातियां ऐसी हैं जिनके लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। सूची संविधान सभा ने सोचा था, और आज तो भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि भी है, महापरिनिर्वाण दिवस है। सोचिए, ये उन्होंने सोचा कि कोई विशेष नहीं होगा, जाति धर्म और प्रांत के आधार पर किसी से भेदभाव ना हो, इसका ध्यान रखा गया। संविधान सभा ने यही सोचा। संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता को मूल अधिकार में शामिल किया गया। आजादी के कुछ साल बाद तक के लिए ये सच है कि जातीय आधार पर आरक्षण दिया गया,
लेकिन इसे अनंत काल तक लागू किए जाने के खिलाफ खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, जिनकी पुण्यतिथि आज अलग अलग पार्टी, अलग अलग नेता मनाते नजर आए। लोहिया के चेले भी बिहार में बहुत सारे हैं, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी जाति तोड़ो का नारा दिया था, लेकिन लोहिया के अनुयायी, लोहिया के चेले आज सियासत जाति के इर्द गिर्द ही घूम रही है और उसी जाति के इर्द गिर्द ही चल रही है। जातीय जनगणना की मांग करने वाले नेता खुद को लोहियावादी बताते हैं, ये दोहरा रवैया। और ऐसे में अब इतिहास भी जानना जरूरी है जातीय जनगणना का। जनगणना की शुरुआत कब से हुई? तो भारत में 1872 में अंग्रेजों ने जनगणना की शुरुआत की थी। जातीय आधारित जनगणना सिर्फ एक बार 1931 में ही हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। दूसरा विश्व युद्ध होने की वजह से साल 1941 में जनगणना नहीं हुई। आजादी मिलने के बाद साल 1951 में भी जातीय जनगणना की मांग उठी थी। तब सरदार पटेल ने सामाजिक ताना बाना टूटने के डर से इसे नामंजूर कर दिया था। सोचिए उन्होंने क्या कहा कि सामाजिक ताना बाना टूट जाएगा। जातीय जनगणना की पहली बार मांग बीपी मंडल ने 1980 में की थी। तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने भी इसे नामंजूर कर दिया था और अब एक बार फिर से मांग उठी, केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया, तो बिहार में अब कहा जा रहा है कि हम खुद से करेंगे। हम आपको बताते हैं, दो महापुरुष की लाइन कोट करते हैं आपको, जिन महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलने की बात की जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे पहले आपको बताते हैं इन्होंने क्या कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती हमने मनाई, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वाले नेता थे, लेकिन इन्होंने क्या कहा था। संविधान सभा में 11 दिसंबर 1946 को बतौर सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाषण का एक लाइन है, अंश है। संविधान सभा ऐसा संविधान बनाएगी जो किसी भी नागरिक से उसकी जाति, मजहब या प्रांत के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 11 दिसंबर 1946 को बतौर सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भाषण, बिहार के ही रहने वाले। सोचिए अब उसी बिहार में जाति के आधार पर सियासत फिर से। महात्मा गांधी, बापू के आदर्श मानने का दावा भी यहां पर बहुत लोग हैं। उन्होंने क्या कहा, 1 मई 1930 को यंग इंडिया में गांधी जी का लेख है, मेरे अपनों के हमारे सबके स्वराज में जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, स्वराज सबके लिए, कल्याण के लिए होगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है और आपकी जाति पूछकर होगा क्या। ठीक है, जातीय जनगणना के होने के पीछे अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन जातीय जनगणना पर इतना जोर कि बिहार सरकार अपने खर्चे पर कराएगी, विपक्ष सत्ता पक्ष एक हो जाना और पूरा जोर लगा देना, बढ़िया से करेंगे, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सियासत झलकती है। और क्या जाति के इर्द गिर्द सियासत से कभी बिहार उबर पाएगा? कभी वाकई बिहार सोचेगा गरीबी कैसे दूर करें? बिहार नंबर 1 राज्य गरीबी में है, 52% आबादी गरीब है, तो कैसे दूर करें? पैसे बिहार में है तो उसका कैसे खर्च करें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां 80,000 करोड़ का हिसाब किताब है ही नहीं। सीएजी कहता है 80,000 करोड़ का हिसाब है ही नहीं 10 सालों से। सोचिए उस गरीब बिहार में। बात जाति पर हो रही है, यानी एक एक जाति का तो हिसाब लेंगे, लेकिन 80,000 करोड़ के हिसाब पर कोई जवाब नहीं देंगे। सीएजी की रिपोर्ट ने सरकार पर सवाल उठाया है। पिछले 10 सालों में 80,000 करोड़ रुपए का हिसाब सरकार ने नहीं दिया और करोड़ों रुपए बेकार पड़ी कंपनियों को बांट दिए। अब इसका सवाल सीएम साहब से पूछा गया तो उन्होंने कह दिया, हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, अधिकारी कहेंगे। लेकिन सीएजी ने जो रिपोर्ट पेश की और उसमें जो तल्ख टिप्पणियां की हैं, उसे सीएम नीतीश कुमार ने पब्लिसिटी पाने की कोशिश से जरूर जोड़ दिया। तो क्या अब सीएजी भी पब्लिसिटी पाने के लिए नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा करता है? आप तो जानते हैं ना कि उसकी जो रिपोर्ट आती है कैबिनेट से होकर के सीधे जाता है, वो हाउस में सबमिट हो जाता है विधानसभा विधान परिषद, और उसके बाद वो प्रकाशित होता है। तो जब प्रकाशित हो जाता तो उस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं करते। उस पर जो प्रॉपर काम है, एक्शन है, उस पर जो कमेंट है वो उपयुक्त ढंग से दिया जाता है। इस तरह से कोई कमेंट नहीं किया जाता। उनकी रिपोर्ट है तो रिपोर्ट तो
गवर्नमेंट के ऊपर तो डैमेजिंग कमेंट देने में पब्लिसिटी मिलेगी ना, तो पब्लिसिटी ना है, कुछ है। आप तो देख रहे हैं ना कि बिहार में कितना काम हुआ है, इसलिए उन सब चीज़ों पर हम कोई कमेंट थोड़ी करेंगे। लेकिन बिहार में जितना काम हो रहा है, किस चीज़ में आप देख तो लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए कि कैसी स्थिति थी 2005 में, 2006 से जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, आज कहाँ से कहाँ पहुँचा है। तो काम तो खूब हो रहा है, तो इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन हाँ, अब जो यहाँ हम लोग काम करते हैं तो उसको पब्लिसिटी ज़्यादा नहीं ना हमको देने की ज़रूरत है किसी को। लेकिन कोई किसी चीज़ के बारे में खिलाफ लिखेगा तो उसको पब्लिसिटी तो मिलेगी ना, स्वाभाविक है, इसमें हम लोग नहीं कुछ कहते हैं। हाँ, लेकिन अगर कहीं से भी कोई चूक है तो उस पर पूरा गौर किया जाता है, पूरी नज़र रखी जाती है, इसलिए कोई कमेंट करना उस पर उचित नहीं। जो तुमको पसंद हो वही बात कहेंगे, मतलब नीति आयोग ने गरीब बता दिया, नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं मानेंगे। सीएजी ने सवाल पूछ दिया तो सीएजी पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। सवाल है कि सच्चाई अगर नहीं है ऐसी तो उसके बारे में जांच भी हो जाए। कम से कम 80,000 करोड़ का अगर हिसाब सीएजी को नहीं मिल रहा है तो हिसाब दे दें। अब देखिए वो रिपोर्ट में क्या कहा गया है। 80,000 करोड़ के हिसाब की बात आई कैसे, जिस पर सीएम ने कहा कि नो कमेंट्स। सीएजी ने कहा है कि बजट आकार तो बढ़ रहा है लेकिन खर्च कम हो रही है, और सीएजी रिपोर्ट में 80,000 करोड़ के खर्च का हिसाब नहीं देने की बात कही गई है। यह कहा गया है कि सरकार ने 80,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं दिया। साल 2011 से 2020 के बीच 80,000 करोड़ का हिसाब नहीं है। सरकार ने 80,000 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया, और सीएजी ने 80,000 करोड़ रुपए के गबन की भी संभावना जताई है, इस ओर भी इशारा किया है। इसमें 31 मार्च 2019 तक 58,242 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया था। 31 मार्च 2020 तक यह बढ़कर 79,691 करोड़ रुपए बकाया हो गया। 2019-20 में 21,449 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। यानी साल दर साल यह आंकड़ा बढ़ता गया और जवाब कहीं नहीं। जाति का हिसाब आपसे तो लेंगे, लेकिन अगर आप पूछिएगा कि भाई आपके पैसे का हिसाब क्या कहाँ है, तो शायद जवाब नहीं मिलेगा। इसे सवाल को बल्कि पब्लिसिटी से जोड़ दिया जाएगा। लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में, झारखंड को लिए चलेंगे। झारखंड में तो रोजगार बढ़ रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने आज महिलाओं को 2000 महिलाओं को रोजगार दिया है। पूरी खबर ब्रेक के उस पार। सपाट रुख करते हैं झारखंड का। झारखंड सरकार ने साल 2021 को नियुक्ति का साल घोषित किया है, और सरकार ने इस साल अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। आज इसी कड़ी में ओरोमांझी के कुल्ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2000 महिलाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। ये सभी महिलाएं 4 गारमेंट्स फैक्ट्रियां, किशोर एक्सपोर्ट, ओरिएंट क्राफ्ट, वेस्ट बैंड गणपति क्रिएशंस और वेलेंसिया में काम करेंगी। नियुक्ति पत्र पाने वाले ज्यादातर महिलाएं दक्षिण भारत की अलग अलग गारमेंट फैक्ट्रियों में काम किया करती थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान काम छूटने के कारण वापस आ गई और बेकार बैठी थी। ऐसे में सरकार ने कोशिश कर इन महिलाओं को फिर से रोजगार उपलब्ध कराया है। दूसरे राज्यों में भटकते थे, उनको यहीं पर अपने आसपास, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने राज्य में जो आज इन 10 कंपनियों के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी कामगारों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोहार करता हूं। और चूंकि हम सब जानते हैं कि विगत 1.5 साल पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का वक्त रहा है। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। अभी भी कहीं ना कहीं कई चिंताएं अभी भी उद्योग जगत में है। गरीबों के लिए ऐसी समस्या बहुत ही पीड़ादायक होती है। इसी बीच सरकार का जो चिंतन मंथन रहा है, जब लोग घरों पर बंद होने के लिए मजबूर थे, तो सरकार भी जरूर सारे काम
और सारे गतिविधियों को रोक रखी थी, लेकिन चिंतन मंथन में कभी रोक नहीं लगी और उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कह लें, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कह लें, या और भी गतिविधियां यहां होंगी और मैं चाहता हूं कि सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के और मांझी में कुल ही औद्योगिक क्षेत्र में 4 नए गारमेंट फैक्ट्रियों, किशोर एक्सपोर्ट, बैलेंसिया, गणपति टेक्सटाइल और वेस्ट बैंड का उद्घाटन किया। इन फैक्ट्रियों में 95% स्थानीय लोगों को रोजगार दी गया है। उसमें भी 80% महिलाएं हैं। ज्यादातर महिलाएं दक्षिण भारत में काम करने वाली महिलाएं हैं जो कोरोना काल में रोजगार छूटने की वजह से वापस आ गई थी और बेरोजगार बैठी थी। कंपनियों के मालिक की माने तो राज्य सरकार ने सूबे में औद्योगिक विकास की नई संभावनाओं को लेकर नई पहल शुरू की है, जिसमें ईजी टू डूइंग बिजनेस हो गया है। यही वजह है कि दूसरे राज्यों में फैक्ट्री बैठाने के बजाय झारखंड में फैक्ट्री लगा रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और हमें ट्रेंड कारीगर। यहाँ पे आज के दिन में 100 लोगों को रोज़गार मिल रहा है। अपॉइंटमेंट लेटर सरकार की तरफ से दिया जा रहा है उनको। यहाँ पे हम लोगों ने 4 महीने पहले अपनी फैक्ट्री को चालू किया था, तो ट्रायल प्रोडक्शन वगैरह सब DOP वगैरह लेते लेते आज के दिन उद्घाटन हो रहा है हमारी फैक्ट्री का। तो उसके पहले हमारे पास 60 लोग थे ऑलरेडी। यहाँ का डेली उत्पादन का 2000 पीस का क्षमता है इस फैक्ट्री का, और यहाँ पे जीन्स मैन्युफैक्चर होता है प्रॉपर। यहीं झारखंड से बहुत सारे मजदूर, मुझे कहते हैं ना माइग्रेंट या प्रवासी मजदूर, वो जाते हैं साउथ इंडिया में या दिल्ली में, NCR में, बॉम्बे में, तो वहाँ पर भी वही मिलते हैं। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर फैक्ट्री जो सरकार। और चलिए इसी के साथ बात सपाट में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।